क्या आप तैयार हैं साइंस को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में समझने के लिए? हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और मैं लेकर आई हूं आपके लिए RKC रूहब पे 15 मिनट्स का शो, जहां पर हम एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं 15 मिनट में क्वेश्चंस के माध्यम से। जी हां, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव प्रजनन के 30 सवाल, और ये सवाल सीधे सटीक होंगे जो आपके एग्जाम के लिए होंगे बहुत बहुत उपयोगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हमारे पास पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि आपको बताना है इनमें से किससे क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी क्लोन का निर्माण नहीं होता। तो अगर आप विखंडन और ऊतक संवर्धन की बात करते हैं तो इन दोनों से क्लोन का निर्माण होता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछता कि क्लोन का निर्माण किससे हो रहा है, आप आंसर डी देते, लेकिन चूंकि आपसे सवाल पूछ रहा है कि किससे क्लोन का निर्माण नहीं होता, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्टिलाइजेशन, निषेचन में दो अलग पेरेंट्स होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर क्लोन्स का निर्माण नहीं होता, यहाँ पर वेरिएशन ज्यादा पाया जाता है। दूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है कि ट्यूबेक्टमी में किसका अवरोध किया जाता है। तो ट्यूबेक्टमी एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है, यानी कि एक ऐसे गर्भनिरोध का तरीका है जिसको वापस नहीं किया जा सकता। किसी भी शब्द के अंत में अगर ओमी लग जाए तो मतलब होता है सर्जरी के द्वारा उसको काट देना। ट्यूबेक्टमी, महिला नसबंदी भी हिंदी में इसको कहा जाता है, और यहाँ पर फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब है यानी कि अंडवाहिनी है, उसको काटकर बांध दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म और ओवम आपस में मिल नहीं पाए और फीमेल बच्चे पैदा नहीं कर पाए। यही प्रक्रिया पुरुष में वैसेक्टमी के नाम से जानी जाती है। तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि वेरिएशन क्यों होता है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, विभिन्नता तब देखी जाएगी जब वहां पर जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक सामग्री आपस में मिलेगी, और ये होगा सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन में। चौथा सवाल आपसे पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहां पर होता है। तो निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में यानी अंडवाहिनी में, जहां पर स्पर्म और ओवम यानी शुक्राणु और डिंब साथ में मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण होता है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि माता पिता और संतानों में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या कैसे सेम रहती है। भाई एक सिंपल सी चीज बताइए, जो भी जाइगोट है, जो भी युग्मनज बन रहा है शुक्राणु और डिंब के मिलने से, उसके पास 46 गुणसूत्र हैं। अगर शुक्राणु के पास भी 46 होते और डिंब के पास भी 46 होते तो क्या ये 46 की संख्या रह पाती? जी नहीं, ये डबल हो जाता। इसी वजह से देखा गया है कि स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और डिंब, इन दोनों में 23 गुणसूत्र होते हैं, ताकि जो जाइगोट बने, युग्मनज बने, उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। तो युग्मक निर्माण के दौरान में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, जिसके वजह से जाइगोट में ये संख्या 46 गुणसूत्रों की रहती है। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन अंडकोश का कार्य नहीं है। तो अंडकोश का कार्य टेस्टोस्टेरोन बनाना और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है। ओव्यूलेशन करना यानी कि अंडोत्सर्जन करना, ये फीमेल बॉडी में काम है, इसीलिए ये टेस्टिस का काम नहीं है। सवाल नंबर 7 आपसे कह रहा है कि महिला में जो प्रजनन चरण की शुरुआत होती है यानी प्यूबर्टी, किशोरावस्था की शुरुआत होती है, ये किससे होती है। तो ना तो ये शरीर के विकास से होती है, ना तो चेंजेस इन हेयर पैटर्न से होती है, बल्कि मासिक धर्म के शुरुआत से होती है। तो मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन यौन संबंध से नहीं फैलता, यानी STD नहीं है। एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, ये तीनों ही STD हैं, क्योंकि तीनों ही यौन संबंध बनाने से फैलते हैं। पूछता कि कौन सा यौन संचारित रोग है, आप आंसर डी देते, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 9वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि महिला प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है। ओवरी है, क्योंकि ओवरी से ही ओवम निकलता है। फेलोपियन ट्यूब है, क्योंकि वहीं पर फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है। यूट्रस भी है, गर्भाशय भी है, क्योंकि यूट्रस में ही जो पूरा का पूरा भ्रूण विकसित होता है वो यहीं पर होता है। तो जवाब फिर से ई आ गया। 10वां सवाल कह रहा है कि इनमें से टेस्टिस का काम कौन सा नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल बोले तो स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना भी टेस्टिस का ही कार्य है।
प्लेसेंटा का विकास करना और एस्ट्रोजन का स्राव, ये दोनों स्त्री के शरीर में होता है और स्त्री के शरीर में टेस्टिस नहीं पाया जाता। तो सवाल पूछ रहा है कि कौन सा टेस्टिस का कार्य नहीं होता, तो यहाँ पर 3 और 4 करेक्ट है। 3 और 4 चूंकि साथ में किसी विकल्प में नहीं है, इसीलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 3 और 4 यहाँ पर सही जवाब होता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछ रहा है गर्भावस्था की अवधि को क्या कहा जाता है। तो गर्भावस्था की अवधि कहलाती है जेस्टेशन पीरियड। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैमल्स में सबसे ज्यादा जेस्टेशन पीरियड, गर्भावस्था की अवधि आपको किस में देखी जाती है। 12वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि किशोरावस्था के दौरान शरीर में कई बदलाव होते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक चेंज है जो पुरुष के किशोरावस्था से संबंधित है। दूध के दांतों का गिरना, हाइट में वृद्धि, वेट में वृद्धि। तो मेल में अगर देखा जाए तो वॉइस की क्रैकिंग यानी आवाज का जो भारीपन है वो एक बहुत बड़ा बदलाव है। यही फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म का शुरू होना है। तो वॉइस की क्रैकिंग यानी आवाज की बदलाव चूंकि विकल्पों में नहीं दी हुई है, इसीलिए सबसे सटीक विकल्प यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि जाइगोट और स्पर्म में रेशियो क्या होता है क्रोमोसोम का। तो जब आप युग्मनज की बात करते हैं, युग्मनज डिप्लॉइड होता है यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, और जब शुक्राणु की बात होती है, स्पर्म की बात होती है, ये हैप्लॉइड होता है यानी 23 गुणसूत्र होते हैं। तो 46/23 यानी 2:1 विल बी दी आंसर। ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि ओवरी से एग का रिलीज होना, ये कहलाता है ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्जन। और ओव्यूलेशन के लिए जो मेन हार्मोन जिम्मेदार होता है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH। ओव्यूलेशन कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि फीटस को डिलीवर करना, जिसको आप आम भाषा में प्रसव कहते हैं, वो क्या कहलाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज पार्टूरिशन। पार्टूरिशन ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। जी हाँ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, गर्भाशय का संकुचन कराता है, जिससे डिलीवरी जो होती है वो आसान हो जाती है। सवाल नंबर 16 कह रहा है कि लेबर इंड्यूस करने के लिए या प्रसव के लिए किसका इस्तेमाल किया जाए। अभी जस्ट हमने बताया आपको, वो है हार्मोन ऑक्सीटोसिन। सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 17 कह रहा है कि मिल्क बाय मैमरी ग्लैंड्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क क्या कहलाता है। तो हार्मोन अगर हम बताएं तो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन दूध का निर्माण करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध की अस्वीकृति करता है और दूध निर्माण को लैक्टेशन का नाम दिया जाता है। इस प्रोसीजर को लैक्टेशन कहा जाता है। कोलोस्ट्रम वो पहला मिल्क होता है जो माँ के स्तन से बनता है बच्चे के लिए, और उसमें काफी मात्रा में IgA एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। ये सारे सवाल आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि स्पर्म कहां पर बनते हैं। तो स्पर्म बनते हैं प्राथमिक यौन अंग यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि टेस्टिस है, विकल्पों में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई। स्पर्म स्टोर होते हैं एपिडिडाइमिस में। वास डिफरेंस क्या करता है, स्पर्म को आगे ले जाने का काम करता है। सवाल नंबर 19 हमसे कह रहा है कि जर्म सेल यानी स्पर्म को न्यूट्रिशन यानी पोषण कौन देगा। तो स्पर्म को पोषण देने का काम सर्टोली सेल करते हैं या नर्व सेल भी उनको कहा जाता है, और ये टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाते हैं, और जहां तक लेडिक कोशिका की बात है, ये लेडिक कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। हमारा 20वां सवाल हमसे कह रहा है प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है महिला में। तो प्राथमिक यौन अंग वो होता है जहां पर युग्मक बनते हैं यानी कि स्पर्म और ओवम बनते हैं। फीमेल के केस में ओवम ओवरीज में बनता है, इसीलिए ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कौन सी तकनीक में जो निषेचन है वो शरीर के बाहर होता है। यानी जब प्राकृतिक तरीके से कोई गर्भ धारण नहीं कर पाता तो इसका सहारा लिया जाता है, और ये तकनीक कहलाती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF कहते हैं। महिला से ओवम और पुरुष से स्पर्म लिए जाते हैं और इनका निषेचन प्रयोगशाला में कराया जाता है। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है ICSI का मतलब क्या है।
12वीं कक्षा के एनसीईआरटी ने आपको क्लियर बताया है कि ये भी एक तरीका है गर्भधारण का जब प्राकृतिक तरीके से गर्भधारण नहीं होता। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जहां पर स्पर्म यानी शुक्राणु को सीधे महिला के ओवम के अंदर ही इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो जवाब होगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईयूडी एक गर्भ निरोध का तरीका है, जैसे एग्जाम्पल है कॉपर टी। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, यूट्राइन का मतलब होता है यूट्रस। ठीक है, तो एक ऐसा यंत्र जो यूट्रस के अंदर लगाया जाए और जिससे स्पर्म और ओवम को मिलने में बाधा महसूस हो, तो ये है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है कि कहां पर स्पर्म और ओवम को मिलने के लिए एक बैरियर का प्रयोग किया जाता है, अवरोध का प्रयोग किया जाता है। जवाब इसका बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉन्डम्स पुरुषों में, और फीमेल में अगर हम बात करते हैं तो डायफ्राम। डायफ्राम महिला के सर्विक्स को कवर करता है, जिससे स्पर्म और ओवम आपस में मिल नहीं पाते। 25वां सवाल आपसे कह रहा है कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किस चीज की हार्मोन दी जाती है? तो ये ओसीपीज होते हैं, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मौखिक गर्भनिरोध गोलियां, और इनमें प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा होती है या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है। 26वां सवाल आपसे कह रहा है कि गर्भनिरोध का कौन सा कार्य नहीं है? ये अंडोत्सर्जन को रोकता है और इम्प्लांटेशन को भी रोकता है, लेकिन ये हार्ट डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि ये शिशु के बन जाने के बाद उसके हार्ट के डेवलपमेंट को रोकता है। ये प्रेगनेंसी को रोक सकता है, प्रेगनेंसी को खत्म नहीं करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है यहाँ पर एमनियोसिंथेसिस किस चीज से डील करता है? तो एमनियोसिंथेसिस एक परीक्षण होता है जिससे अगर शक है कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक रोग है, जैसे डाउन सिंड्रोम, उसका पता डिलीवरी के पहले लगाया जा सकता है। इसमें एक इंजेक्शन के माध्यम से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है और फिर उसकी जांच की जाती है। सारे क्रोमोसोम्स की जांच होती है, तब पता चलता है कि क्या इस शिशु में चांसेस हैं कि ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार होगा। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स एनालाइज किए जाते हैं सारे के सारे। पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या कहलाता है? तो पहले मेंस्ट्रुअल फ्लो को हम मेनार्क कहते हैं, मासिक धर्म की शुरुआत होना, और आखिरी को मेनोपॉज कहा जाता है। एक फीमेल मेनार्क और मेनोपॉज के बीच ही प्रेग्नेंट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि क्रोमोसोम का सही नंबर बताइए। शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म कहलाती है, शुक्राणु कहलाती है। इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। ओवम सबसे बड़ी कोशिका होती है, इसमें भी 23 गुणसूत्र हैं, और जाइगोट दोनों से बनता है। इसमें टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23, 23 और 46, यानी अपना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है मेंस्ट्रुएशन के दौरान में, मासिक धर्म के दौरान में, बताइए गर्भाशय की कौन सी परत बाहर निकलती है? तो गर्भाशय यानी यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। एंडो का मतलब अंदर, सबसे अंदर वाली परत एंडोमेट्रियम कहलाती है। बीच वाली परत जो मायोमेट्रियम होती है, ये सबसे मोटी होती है। बच्चा प्रसव के दौरान भी मायोमेट्रियम में ही कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। पेरीमेट्रियम, पेरी का मतलब ही है आउटर, तो पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली परत है। यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान, मासिक धर्म के दौरान कौन सी लेयर निकलती है? तो उसका जवाब होगा एंडोमेट्रियम। चूंकि एंडोमेट्रियम कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आप हमसे हमारे फाउंडेशन बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे हेल्पलाइन नंबर 7351572127 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।